Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class, in previous videos, we talk about type of chemical reactions, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. ठीक है? We talk another type of reaction that is displacement, double displacement reaction. Double displacement reaction. तो देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है। ठीक है, कैसे हम कोई अगर केमिकल रिएक्शन गिवन है तो उस रिएक्शन के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। हमने 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ रखे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको उन रिएक्शंस में से रिएक्शन देके यही पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, या आपको ये भी पूछा जा सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे, उसके बाद से जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 4th टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए Mn आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें M एलिमेंट N एलिमेंट के साथ कंबाइंड है। हमने इनकी रिएक्शन किसी दूसरे ऐसे ही सपोज मान लीजिए OP के साथ करा दी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि एक कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट है M और N, दूसरा कंपाउंड है O एंड P। ठीक, इन दोनों के बीच में हमने रिएक्शन कराई तो हमने देखा कि जब इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों के ये जो दोनों एलिमेंट्स या जो भी पार्ट्स होंगे जो अभी हम रिएक्शंस और डिस्कस करेंगे उसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो इनमें से एक कोई भी कंपोनेंट ऐसा होगा जो इसके साथ नहीं रहेगा, वो दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, और इसका जो एक पार्ट होगा वो दूसरे वाले के साथ अटैच्ड होगा। यानी कि एक तरीके का उनके बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, कि अगर M सपोज मान लीजिए P के साथ अटैच्ड हो गया और N O के साथ अटैच्ड हो गया, तो यहाँ पे आपका बन गया PM प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे आपका जो है ON बन गया। तो आप देखेंगे क्या कि दोनों ने एक एक एलिमेंट का एक्सचेंज कर लिया, एक एक पार्ट का एक्सचेंज कर लिया है। तो जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था, एक ही कोई पार्ट डिस्प्लेस होता था, तो हम उसको कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट हो, यहां पे आप देख सकते हैं कि M का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और O का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट हो, वैसे टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रही है बात? तो अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका मतलब समझना कैसे है हमें इसको। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं जो आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं। Na2SO4 sodium sulfate in aqueous form that reacts with BaCl2 barium chloride in aqueous form. It gives NaCl 2NaCl plus BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ये आपका एक्वस फॉर्म में ही रहता है। तो ये सब चीजें तो आपको अंडरस्टैंड है कि हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज डिस्कस करनी है कि क्या हम इस रिएक्शन को, सपोज मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया था, उसी से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट है, एक सोडियम आयन बेसिकली बोल सकते हैं, एक सोडियम आयन है और एक सल्फेट आयन है। ठीक, इसके अंदर भी 2 आयन है, एक Ba+2 होगा और एक Cl-2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि सोडियम के साथ कौन अटैच्ड है? सल्फेट अटैच्ड है। लेकिन जब प्रोडक्ट में देखते हैं तो कौन अटैच्ड है? क्लोरीन अटैच्ड है। यहाँ पे हम देखते हैं बेरियम के साथ कौन अटैच्ड है? क्लोरीन अटैच्ड है। और जब प्रोडक्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे सल्फेट अटैच्ड है। यानी कि
जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ अटैच्ड हुआ और जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ अटैच्ड हुआ। तो 2 बार एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ? जो सल्फेट है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस किया है और जो क्लोरीन है वो सल्फेट को डिस्प्लेस किया है। तो इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो इसके 1-2 और एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं, ठीक है। एक तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पे करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस के टाइप में लिखा हुआ है कि जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, लेड नाइट्रेट, इसी को हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते, ठीक है। इसके साथ लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है PbI2 प्लस KNO3। बैलेंस कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बैलेंसिंग भी अब आपको अंडरस्टूड होगी, ठीक है। तो आप देखिए लेड के साथ कौन अटैच है? नाइट्रेट। और पोटेशियम के साथ क्या अटैच है? आयोडीन। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो नाइट्रेट की जगह आयोडीन और आयोडीन की जगह कौन? नाइट्रेट। दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन क्या कर ली है? एक्सचेंज कर ली है। तो जब कोई भी आयन एक दूसरे की पोजीशन रिप्लेस करे और उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा। जो एक हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है वहां पे सिर्फ 1 टाइम एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? दोनों टाइम एक्सचेंज होता है। ये इधर आ गया और ये इधर भी चला गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताता हूं। जब आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स AgI का प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर आयोडाइड का, प्लस आपका बनता है KNO3। तो अगेन इन दिस रिएक्शन यू कैन सी कि जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में NO3 आयन प्रेजेंट है और इसमें आयोडीन है। तो अब जो प्रोडक्ट बना उसमें आयोडीन Ag के साथ अटैच्ड है और नाइट्रेट किसके साथ अटैच्ड है? पोटेशियम के साथ अटैच्ड है। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो यही हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ना है। तो अब हमारे 4 टाइप के रिएक्शंस कंप्लीट हो गए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम इसका एक अनदर पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास में, जो होगा आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या आप कुछ बताएंगे आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में? एक्चुअली होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें रेडॉक्स जो वर्ड है उसके अंदर 2 वर्ड है, एक रेड वर्ड है और एक ऑक्स वर्ड है। तो रेड का मतलब यहां पे लिखा जाता है रिडक्शन। क्या लिखा जाता है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब लिखा जाता है ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो जाए, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों हो, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे उसके पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्या होता है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है। एक सबसे पहले ध्यान रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये प्रोसेस होता है, हालांकि अभी आप इन दोनों को ही ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो आपका काम हो सकता है, बट याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है।
यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपने कहा कि सोडियम मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे आप पढ़ते हैं कि इसके पास 281 होता है, ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर सकता है। तो जब कोई भी एलिमेंट या कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है तो हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आ गई बात। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि कार्बन प्लस O2 CO2, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आ रही है बात। अभी हम इसके एग्जांपल्स इसलिए नहीं करा रहे कि इसके एग्जांपल्स अभी हम करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का आपको मीनिंग बेसिकली जो आपका 10th स्टैंडर्ड है उसमें इसी का यूज होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर दिमाग में रखिएगा। क्लियर है इतनी बात। फिर मैं रिडक्शन का मतलब समझाता हूं आपको, ठीक है। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का सिर्फ सिंपल सा मतलब है जस्ट वाइस वर्सा ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का क्या मतलब है, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो भी हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स भी करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी हम देखते जाएंगे कि क्या क्या एक्चुअली रिएक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, n-3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो हम कहते हैं कि क्या होगा वहां पे, रिडक्शन, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F- में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको कराते, C2H4, ठीक है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ दे, अभी ये धीरे धीरे रिएक्शंस आपको समझ आने लगेंगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। अभी इसमें 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है तभी तो ये 6 हुआ है। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तब भी क्या होगा, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब भी क्या होगा, रिडक्शन। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन कहीं से रिलीज हो रहा होगा तब भी हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, और जिसको ये बात समझ आ गई वो रेडॉक्स रिएक्शन को भी समझ सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे एक एग्जांपल में यहां पे आपको समझाता हूं, कॉपर की रिएक्शन। जब हम कॉपर मेटल को, जनरली जो कॉपर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। जब हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो बनाता है CuO, ठीक है। वैलेंस करेंगे तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से। तो जब आप कॉपर को देखेंगे तो कॉपर के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते तो वो ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड जो बनता है इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो है, पहले तो ऑक्सीजन अलग था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। और जब जुड़ेगा और जब प्रोडक्ट जो बनता है वो हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसी में हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो CuO बना है, ठीक है, उसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो फिर कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड बना था उस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ करा दी। तो जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि वहां पे कॉपर और H2O बन जाता है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है यहां से हाइड्रोजन हटा है और किस में जाके जुड़ गया, H2 में जाके जुड़ गया है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट मैं अभी क्लियर, धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक। पहले आप समझिए, पहले इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
यहां पे मैंने कहा कि कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ नहीं हुआ? जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, यानी कि ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ट्रेंड बदलेगा, बट अभी इनिशियली लेवल पे आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर यहां पे समझाता हूं मैं। पहले हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, फिर उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई, तो हमने देखा कि इस हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है। तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक चीज और यहीं पे बताता हूं मैं आपको, जो कॉपर ऑक्साइड है, जब ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ है तो इससे क्या अलग हुआ है? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन अलग हुआ है तो क्या हुआ होगा? इसका रिडक्शन। ये अब आपको बातें समझ में आ जाएंगी। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा था कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम कहते हैं उसको रिडक्शन। और ऐसी ही कोई केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं मैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने लिया जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया? कार्बन के साथ। हम देखते हैं जिंक प्लस सीओ बनता है। ठीक, जिंक प्लस सीओ बनता है। तो हम देखेंगे कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गया, तो वहां पे हम देखेंगे कि सीओ में, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन। क्लियर? फिर जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड में देखेंगे ऑक्सीजन है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया। और जब किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन अलग होगा तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक, तो हम यहां पे लिख देंगे रिडक्शन। ठीक है, अब जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो हम कहेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर? अब देखिए जरा, इसके अंदर एक चीज और बच्चे कंफ्यूज होते, उसको चीज मैं बताता हूं कैसे क्लियर होगा। ठीक है, उसको हम बोलते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज में गड़बड़ करते हैं। और ये बेसिक चीजें होती है, जैसे बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर होती जाएंगी तो आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा और आप बड़े अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी हम बोलते हैं। ऑक्सीडेंट भी कहते हैं और रिडक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक, जिस भी स्पीसीज का, जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, स्पीसीज विच आर रिड्यूस्ड, यानी कि जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स ध्यान रखना इस बात को, और जिसका ऑक्सीडेशन स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ रही है बात? अब इसी के अंदर अगर हमें चेक करना है, ये जैसे रिएक्शन दे रखी है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन ये इसका रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। और आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर?
ओके, तो ये रही बात आपके रेडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम पहचानते कैसे हैं, फिर हम किसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, या ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट क्या होते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद दो एप्लीकेशंस हमें करने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि बेसिकली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट्स विद एयर और मॉइस्चर, एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, रिएक्ट्स विद एयर और मॉइस्चर, कन्वर्ट इनटू stable compounds like oxides और हाइड्रोक्साइड्स और सल्फाइड्स, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट है, वो रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड या सल्फाइड या फिर आपका हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सल्फाइड तो जब सल्फर के साथ रिएक्ट होगा तो लेते हैं, बट अभी हम एयर और मॉइस्चर लेते हैं, हम बोलेंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। किस में कन्वर्ट होना है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम आयरन क्या है, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको पता भी है, आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे होता होगा, ठीक है। जैसे आयरन मेटल ले लिया, आपको पता है कि जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप आयरन मेटल को छोड़ दीजिए तो आयरन मेटल उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑक्साइड के फॉर्म में। वो ब्राउन कलर का उस पे एक लेयर बन जाती है, जब आप उस पे रब करते तो वो हाथों में भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली कि जो आपका आयरन होता है, पहले वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है Fe2O3, ठीक। और जो ये Fe2O3 है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O। इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स का होता है, जैसे आपका कॉपर है, कॉपर का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका एक प्रोसेस है कि ये एक मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करके ये फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं, जो ब्राउन कलर का जो उस आयरन से निकलता है वो ये पार्ट होता है Fe2O3.XH2O, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसका रेडॉक्स से क्या लेना देना, हम तो रेडॉक्स के एप्लीकेशंस पढ़ रहे, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसलिए इसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन होती है। जब थोड़ा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th में, तो पूरा डिटेल में आपको कोरोजन पढ़ना है कि किस तरीके से कोरोजन होता है, ठीक है। बट फिलहाल अभी हमें उतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, सिंपल सा पढ़ना है, ठीक। तो जो आपका आयरन है, आयरन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो इसमें रिडक्शन भी होता है, बट फिलहाल अभी हम समझते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए एक एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसकी वजह से जो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है हर एक कंट्री को, क्योंकि जो भी आयरन, जो भी चीजें बनती है, जैसे ब्रिज बन गया, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो आयरन जंग लगता है, खराब हो जाता है, फिर वहां पे दोबारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इकोनॉमिक नुकसान भी होता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन,
पेंटिंग और ग्रीसिंग, इन प्रोसेस की हेल्प से आप रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं, जिससे आयरन की रस्टिंग ना हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है थिन लेयर ऑफ मेटल, थिन लेयर ऑफ मेटल, किसी मेटल की थिन लेयर बना के जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके चारों तरफ लगा दिया जाए, तो फिर वो एयर और मॉइस्चर से सेफ हो जाएगा, फिर उस पर कोई रस्टिंग या कोरोजन नहीं होगा, तो हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। जो गैल्वेनाइजेशन होता है, इस गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका मोल्टेन जिंक है, जिंक को मेल्ट कर लिया गया, ठीक है, और उसमें किसी मेटल को डाल दिया जाता है, तो जब वो जिंक मेटल जो होता है मोल्टेन फॉर्म में, उसके चारों तरफ कवरिंग हो जाती है, तो फिर वो उस मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो वहां पे भी एक तरीके से लेयर ही बनती है, बट यहाँ पे मेटल की कोई भी लेयर हम देखते हैं, यहाँ पे हम जिंक को मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें किसी मेटल को डिप करते हैं, और फिर वो जब चारों तरफ जिंक लग जाता है उसके, तो वो ऑक्सीडेशन उसको बचाता है, तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। पेंटिंग और ग्रीसिंग, ये तो आपको पता है, पेंटिंग मतलब पेंट से हम उसकी पुताई कर देते हैं अच्छे से, तो वहां पे रस्टिंग और कोरोजन नहीं होता है। ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन आपको पढ़ना है जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है एक्चुअली, कि आपने देखा होगा जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स जो खाने पीने की चीजें होती हैं, फूड मटेरियल्स, उसके अंदर अगर ऑयल या फैट ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो ये ऑयली या फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, ये एयर या टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होके ये रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है। और जब ये रेंसिड होंगे तो पता कैसे चलेगा? इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, इनका कलर चेंज हो जाएगा, इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, और जब ऐसे चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं, अगर वो ऑयली या फैटी है तो वो ऑक्सीजन या टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें वो रिएक्ट करके रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और उन ऑक्साइड्स या एसिड्स बनने की वजह से हम कहते हैं, एसिड्स बनने की वजह से उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए कि हमारे जो फूड मटेरियल्स है, जैसे आप कुरकुरे का पैकेट देखते हैं, उसके अंदर हवा फिल्ड होती है, वो हवा नहीं, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। नाइट्रोजन गैस एक तरीके से किसी भी फूड मटेरियल को खराब होने से प्रोटेक्ट करता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट, BHT हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट, BHA हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट, शुगर भी यूज किया जाता है एज एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, और BHA का नेम होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि किसी फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से, चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए या कुछ भी हो, वो खराब नहीं होने देते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे, उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। कुरकुरे का पैकेट है, उसमें जो एयर होती है वो नाइट्रोजन से फिल्ड होती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। इज इट क्लियर? तो ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर आपका। क्लियर है इतनी बात? ओके।